हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंजीनियर्स एंकर्स पॉइंट। हमने पिछले लेक्चर में बेसिक सिग्नल्स स्टार्ट किए थे। आपका जो सब्जेक्ट है कंट्रोल से रिलेटेड पीडीसी, उसके लिए बेसिक्स सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। उनका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट इम्पल्स सिग्नल डिस्कस कर लिया था। आपको याद आ रहा होगा यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, डेफिनेशन ये, और डायग्राम के लिए अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी डिराइव किया था, 1/s बन करके आया था। अगर ut का कुछ मल्टीपल आ जाए तो 1/s जो होगा उतना ही मल्टीपल हो जाएगा। यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टी से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने समझा था पूरा। इसको हमने समझा था किस तरह से होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हम यही डिस्कस करेंगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बन करके आता है। ठीक है, अच्छा, आपको अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो, जैसे जनरली लोगों को पता भी होता है, याद करके रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम उसका रीजन से अब समझेंगे कि क्या बनता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल का एक्सटी का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस है, फाइंड करना हो तो इसका एक्सप्रेशन भी आपको पता होगा। याद आ रहा होगा पिछले लेक्चर में हमने समझा था एक्सेस इक्वल टू होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ऑफ एक्स टी। जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है उसको e raised to power माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन करके आ जाएगा इस सिग्नल एक्स टी का। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो को पूरा देख लें, फिर उसके बाद इसमें कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिट इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं डायरेक्ट रिजल्ट नहीं बता रहा हूं, मैं पीछे की बात कर रहा हूं, इसके पीछे के बेस बना रहा हूं मैं। ठीक है, बाद में फाइनल रिजल्ट जैसे यूटी का आपको याद है, ऐसे डेल्टी का भी आप याद रखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम समझने जा रहे हैं एक बार कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन फॉलो करता है। ठीक है, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मैं सारी प्रॉपर्टीज अभी डाल करके बता करके आपके माइंड पर बोझ नहीं डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज में आने वाली है वो एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे हम प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, अगर एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस हो, पता है हमें, तो एक्स टी की बजाय एक्स टी के डिफरेंशियल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमें फाइंड करना हो तो दैट इज जो भी एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, अगर एक्स टी के डिफरेंशियल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो एक्स टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वही एस से मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस जो ये एक्स, स्मॉल एक्स लिख रहा हूं मैं कहीं पर भी, इसका मतलब टाइम डोमेन में, कैपिटल एक्स लिख रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, स्मॉल एक्स मतलब टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन में टाइम टी इक्वल टू 0 पर जो एक्स की वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी, इसको हम इनिशियल वैल्यू भी बोल देते हैं। आप जब सब्जेक्ट करेंगे तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस जब उसमें डिस्कस करेंगे तो वहां पे टाइम की इनिशियल जो वैल्यू होगी, टाइम इनिशियल वैल्यू का मतलब होगा टाइम t इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हालांकि जो आपके यूनिट स्टेप सिग्नल है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, इनकी इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है टाइम t इक्वल टू 0 से जस्ट पहले। एक्चुअल में 0 का मतलब है यहाँ पे 0 माइनस जस्ट 0 से पहले। 0 के बाद तो सारा खेल आ जाता है, जो भी चेंज होने वाला है। 0 के बाद बात नहीं करनी है, 0 से जस्ट पहले बात करनी है। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि डिफरेंशियल करते हैं तो s मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिसका डिफरेंशियल करते हैं उसकी 0 पर वैल्यू मींस इनिशियल वैल्यू माइनस हो जाती है। अगर इसके बजाय एक्स टी का डबल डिफरेंशियल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़े तो इसका मतलब हो गया, ये डबल डिफरेंशियल का मतलब है ये एक्स टी के डिफरेंशियल का भी डिफरेंशियल है। तो प्रॉपर्टी तो ये बोलते हैं ना, जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं आप उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में s मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप डिफरेंशियल किसका कर रहे हैं, d बाई डी टी ऑफ एक्स टी का, इसका। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था एक्स एस माइनस एक्स जीरो में s मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एस। साथ साथ में माइनस होती थी कौन सी वैल्यू, जिसका डिफरेंशियल कर रहे थे उसकी 0 पर वैल्यू। हमने डिफरेंशियल किसका किया, डबल डिफरेंशियल करने के लिए इसका डिफरेंशियल किया, तो इसकी 0 पर वैल्यू मींस x के डिफरेंशियल को x डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हम x डैश 0। ऐसे अगर ट्रिपल डिफरेंशियल करेंगे तो एक तरह से इसका डिफरेंशियल होगा, तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में s मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर मींस डबल डिफरेंशियल की 0 पर जो वैल्यू होती है वो माइनस हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो डी क्यूब ऑफ एक्स टी बाई डी टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय एस क्यूब ऑफ एक्स एस माइनस एस स्क्वायर ऑफ एक्स जीरो माइनस एस ऑफ एक्स डैश जीरो
माइनस एक्स डबल डैश जीरो। क्लियर होती होगी बातें? चलिए, ये तो ही डिफरेंशियल प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये डिफरेंशियल प्रॉपर्टी। और डिफरेंशियल कौन से डोमेन में? टाइम डोमेन में डिफरेंशियल है, टाइम डिफरेंशियल प्रॉपर्टी हम उसको ऐसा बोलते हैं। ऐसे ये एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी, जैसे ये टाइम डोमेन में डिफरेंशियल हो रहा है, ऐसे अगर एक्सटी सिग्नल का टाइम डोमेन में इंटीग्रल हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं। फिर हम सारा खेल स्टार्ट करेंगे यूनिट स्टेप से, यूनिट इंपल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है। देखिएगा एक बार, टाइम इंटीग्रल, टाइम इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर xt के बजाय एक सिग्नल है जो कि xt का इंटीग्रल है, जब भी किसी सिग्नल का इंटीग्रल करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से लेके और एक टाइम तक इंटीग्रल करते हैं। आपको जिस टाइम पे, मान लो मैं कह रहा हूं कि yt जो है वो xt का इंटीग्रल है, तो yt जिस टाइम पे जो उस टाइम तक इंटीग्रल करेंगे xt का, ठीक है। तो ये yt का अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहेगा तो जो भी xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, अगर xt के इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो जो xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, डिफरेंशियल जब करते थे तो उसमें s मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रल करेंगे तो इसमें s डिवाइड हो जाएगा, साथ में माइनस, जैसे उसमें भी माइनस होता था। जीरो पर वैल्यू किसकी वैल्यू? जिसका डिफरेंशियल कर रहे होते थे, यहाँ पर जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं x का इंटीग्रल कर रहे हैं, x की जीरो पर वैल्यू, उसमें भी तो माइनस होता था। फर्क बस एक थोड़ा सा यहाँ पर और है कि इसमें भी डिवाइड बाई s आ जाता है, इसमें दोनों में डिवाइड बाई s होगा, उसमें दोनों में s मल्टीप्लाई नहीं होता था, केवल यहाँ s मल्टीप्लाई होता था, यहाँ सिंपल रहता था। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो एक बार वापस समझना। अगर किसी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, वी नो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ xt विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt डिवाइड बाई s माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल xt, जिसका आप इंटीग्रल कर रहे हो उसका इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय s। अगर ये प्रॉपर्टी क्लियर हो रहा है तो समझिएगा, अगर xt का डबल इंटीग्रल करें, डबल इंटीग्रल का मतलब एक बार नहीं बल्कि दो बार इंटीग्रल कर रहे हैं। अब जो ये नया सिग्नल बन रहा होगा ये एक तरह से होगा ऐसे, हालांकि ये नई लिमिट शो भी करे तो अभी हम समझ जाएंगे कि xt का डबल इंटीग्रल है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी, प्रॉपर्टी यही बोल रही है। अब मैंने इंटीग्रल किसका किया है? xt का नहीं किया, बल्कि xt के इंटीग्रल का इंटीग्रल किया है, तो xt के इंटीग्रल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, जैसे xt का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उसमें s डिवाइड हो जाएगा, इसमें जब s डिवाइड होगा तो एक और s की पावर बढ़ जाएगी, माइनस इंटीग्रल जो है x का, x डैश का मतलब तो डिफरेंशियल शो कर देते हैं हम, और x1, x डबल डैश मतलब डबल डिफरेंशियल, x2 मतलब डबल इंटीग्रल, x1 मतलब सिंगल इंटीग्रल, तो ये x इंटीग्रल x की वैल्यू जीरो पर, और आपको याद रखना इसमें डिवाइड बाई s होता है। अब यहाँ पे s डिवाइड था, यहाँ पे s डिवाइड था, यहाँ पे पूरे में s डिवाइड नहीं था बल्कि x जीरो बाई s था, ये डिवाइड तो इसमें था, यहाँ पर इसमें डिवाइड बाई s होगा जो भी था, और फिर उसके बाद इसकी जीरो पर वैल्यू बाई s होगा। क्लियर होती है बात? तो ये हो जाती है टाइम इंटीग्रल प्रॉपर्टी। अब हम ये टाइम इंटीग्रल और टाइम डिफरेंशियल प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है जिंदगी भर माइंड में रखेंगे, कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम, ये सॉरी जो यूनिट इंपल्स सिग्नल है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये प्रॉपर्टीज अगर आपके माइंड में है तो ये भी बन जाएगी। यूनिट इंपल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हम यूनिट स्टेप सिग्नल, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ध्यान है, हमें ध्यान है कि नहीं, 1/s वो पता है, यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ यूनिट इंपल्स सिग्नल का रिलेशनशिप समझता है, फिर उसके बाद इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी शायद हम बता पाएंगे। तो समझिएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल कुछ इस तरह से होता था, ut जो है ये जो सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल, इसको मैं xt बोल दे रहा हूं, ठीक है, xt इक्वल टू ut। इस xt सिग्नल का डिफरेंशियल सिग्नल कैसा बनेगा ये प्लॉट करना है। अच्छा, आपको ये जनरल पता ही होगा, बेसिक मैथमेटिक्स ये बोलती है कि अगर dy बाई dx है, इसका मतलब है डेल y बाई डेल x, डेल x मीन्स चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में ये मीनिंग समझते ही हैं, ठीक है, और ये बेसिक में डिफरेंशिएशन तो आपको पता भी होगा। तो मुझे अगर इसका डिफरेंशियल करना है तो मुझे इसका मतलब इस सिग्नल का रेट ऑफ चेंज समझना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमारी x स्केल पर है t और y स्केल पर है हमारा xt का रेट ऑफ चेंज देखना है हमें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही प्लॉट कर दूंगा तो इसका मतलब dy dt ऑफ xt आ जाएगा।
चलिए, तो मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ अगर किसी नेगेटिव टाइम इंस्टेंट पर, इस वाले टाइम इंस्टेंट पर मान लो -2 है, यहाँ पर देखना चाहूँ, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि -2 पर हमारा जो सिग्नल xt है वो किस रेट के साथ चेंज हो रहा है। आप देखें तो -2 से पहले भी सिग्नल x इसका ut का वैल्यू 0 था, -2 के बाद में भी 0 है, -2 पर भी 0 है, कोई चेंज हुआ क्या? नो चेंज। ये आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव टाइम पर एक जैसा वैल्यू है, एक जैसा वैल्यू मींस नो चेंज, नो चेंज मींस रेट ऑफ चेंज। आपको ये चीज चेंज ही नहीं होती, रेट ऑफ चेंज क्या होगी? 0। आपका अगर मॉर्निंग में टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और इवनिंग तक 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, तो आप क्या बोलोगे? टेम्परेचर किस रेट के साथ इंक्रीज हुआ या किस रेट के साथ डिक्रीज हुआ या किस रेट के साथ चेंज हुआ? आप बोलोगे 0। सेम ये सिग्नल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ चेंज इज 0। तो आप कह सकते हो किसी भी नेगेटिव टाइम इंस्टेंट पर देखो रेट ऑफ चेंज इज 0। अब आगे की बात करते हैं किसी पॉजिटिव टाइम पर। मान लो ये पॉजिटिव टाइम 3 पर बात कर रहा हूं, 3 से पहले वैल्यू 1, 3 के बाद में वैल्यू 1 और 3 पर वैल्यू भी 1, मींस 3 पर कोई चेंज ही नहीं हो रहा। आप कह सकते हैं किसी भी पॉजिटिव टाइम इंस्टेंट पर देखें फिक्स वैल्यू रह रही है 1। जैसे मैं कह रहा था सुबह 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, पूरे दिन 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो आप बोलोगे चेंज ही नहीं हो कोई। ऐसे यहाँ पर 1 वैल्यू था, आगे हमेशा 1 वैल्यू रह रहा है, मींस टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो रेट ऑफ चेंज 0। रेट ऑफ चेंज ही तो ड्रॉ करना है हमें यहाँ पर। तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव टाइम्स पर भी 0 है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव टाइम्स पर भी 0 है। लेकिन एट टाइम t इक्वल टू 0 पर बात करें, 0 पर बात कर रहा हूं, एट t इक्वल टू 0, तो आप बोल सकते हो t इक्वल टू 0 से पहले 0 था, t इक्वल टू 0 के बाद 1 हो गया, मींस 0 पर चेंज हुआ है कुछ, और अगर चेंज हुआ है तो रेट ऑफ चेंज भी होगी कुछ ना कुछ। वो रेट ऑफ चेंज ही तो प्लॉट करना है हमें यहाँ पर। अगर रेट ऑफ चेंज हम देखते हैं तो ये समझा था हमने कि चेंज कितना हुआ डिवाइड बाई कितने x चेंज होने में हुआ। तो आप देखें यहाँ पर t इक्वल टू 0 से पहले वैल्यू थी 0, t इक्वल टू 0 के बाद वैल्यू हो गई 1, इसलिए कितना चेंज हुआ? तो आप बोलोगे 1 माइनस 0, बाद में हो गई 1, पहले वैल्यू थी 0। कितने टाइम में चेंज हुआ है? यहाँ से 0 से 1 होने में कितना टाइम लगा इसको? जिस टाइम पर 0 था उसी टाइम पे 1 हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मींस टाइम टेकन जो है वो 0 है। समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो आप कह सकते हो इस सिग्नल का रेट ऑफ चेंज या काउंट डिफरेंशियल एट टाइम t इक्वल टू 0 है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेट के साथ चेंज हुआ है। इनफाइनाइट रेट के साथ चेंज हुआ है तो आप इसको एरो लगा के बोल दोगे कि इनफाइनाइट है यहाँ पर। अगर ये है ut, अगर ut की जगह होता 5ut, अब इसका डिफरेंशियल ये xt होता, इस xt का डिफरेंशियल प्लॉट करना होता मेरे को, तो मैं कहता टाइम t इक्वल टू 0 से पहले वैल्यू 0 थी, नो चेंज, सो रेट ऑफ चेंज इज 0। टाइम t इक्वल टू 0 के बाद वैल्यू अब 1 नहीं बल्कि 5 है, 5 होगी ना यहाँ पे 550 की वैल्यू, सो नो चेंज, रेट ऑफ चेंज इज 0। टाइम t इक्वल टू 0 पर तो चेंज हो रहा है, कितना चेंज हुआ? आप बोलोगे 5 हो गया, 0 था, 5 माइनस 0, कितने टाइम में? 0 टाइम में। ये भी तो इनफाइनाइट होगा, इसको भी इनफाइनाइट करोगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये 1/0 है, ये 1/0 का ही 5 टाइम है। हालांकि 5 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट बोलोगे तो इनफाइनाइट, इसलिए एरो से शो कर रहा हूं मैं, लेकिन 5 गुना है, 5 गुना होने का मतलब क्या होगा? हम बोलते थे ना इसका एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, ये 5 गुना है, इसका एरिया अंडर द कर्व 5 होगा। हम यहाँ 5 की हाइट तक शो करेंगे, 5 इसका एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, 1 इसका एरिया अंडर द कर्व होगा। ये तो डेल t1 है, इसका मतलब ut का डिफरेंशियल इज डेल t, ut के 5 मल्टी का डिफरेंशियल इज 5 डेल t। कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंशियल ऑफ ut डी बाई dt ऑफ ut क्या होता है, आप बोलोगे डेल t। कोई बोलता है नहीं ut के मल्टीपल का डिफरेंशियल क्या होता है, तो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन की ये बोलती है ना कि जगह अगर कोई सिग्नल का डिफरेंशियल कुछ है उसके साथ कुछ मल्टीपल कर दो तो डिफरेंशियल में वही मल्टीपल हो जाता है, तो आप वैसे भी बोल सकते हो k डेल t, और यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है k डेल t बनता है। अगर ये समझ में आ गया तो हम कह सकते हैं ut सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, तो ut के डिफरेंशियल का, ut का डिफरेंशियल इज इंपल्स, इंपल्स सिग्नल का क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा? टाइम डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज ले ली जाए। क्या बनता है देखिए, तो ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें माइंड में रखना है हमेशा, कभी भूलना ही नहीं, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है। ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s था, तो d बाई dt ऑफ ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, टाइम डिफरेंशियल प्रॉपर्टी बोलती है जो भी इस सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें s डिवाइड करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई डिफरेंशियल होने पर मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रल होने पर डिवाइड होता है s, तो यहाँ पे s मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में। आपको ये भी याद आ रहा होगा फिर जिस सिग्नल का डिफरेंशियल क्या है, किसका डिफरेंशियल क्या है? u का, इसकी इनिशियल वैल्यू डिवाइड नहीं होता था, सॉरी ये होता था। अब ut की इनिशियल वैल्यू में u0 का मतलब एक तरह से इनिशियल वैल्यू मतलब 0 से जस्ट पहले वैल्यू, तो 0 पर ही तो चेंज हुआ है, 0 से जस्ट पहले वैल्यू, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 0, s मल्टीप्लाई बाय 1/s तो हो जाएगा 1,
और ये सिग्नल क्या होता है डी डी टी बाई डी टी। अभी तो समझ के चुके हम डिफरेंशियल ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल इज यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। निकल कर क्या गया, ये तो हुआ हमने यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट इम्पल्स सिग्नल में रिलेशनशिप से लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया। आप किसी के माइंड में हो सकता है फॉर्मूला भी तो होता था लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला, उसी से फाइंड कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बट ये भी माइंड में रखें हमें, तो आगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ोगे आप पीडीसी में, तो वहाँ पर ये पता चल जाएगा आपको सिग्नल है अगर यूनिट स्टेप सिग्नल, उसके बजाय यूनिट इम्पल्स सिग्नल देखें तो डिफरेंशियल हो रहा है इनपुट में, तो आउटपुट में क्या फर्क पड़ता है वो आप टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो उस चीज को क्लियर करेंगे कुछ। ठीक है, अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं फॉर्मूले से क्या बन करके आएगा इसका लाप्लास। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का फॉर्मूला बिल्कुल सही याद आया, ऐसे ही होता है ना। तो अब डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसी फॉर्मूले से अगर हम फाइंड करना चाहें तो एक्स टी जिस सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है दैट इज डेल टी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। क्लियर होती है बातें? अच्छा, अब इसको समझते हैं एक बार, इस चीज को समझते हैं। मान लो एक सिग्नल है ये डेल टी, ये तो है भाई डेल टी, इसके बारे में हमें पता है सब कुछ। एक सिग्नल है ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, ये भी तो टाइम का फंक्शन है। ई रेज़ टू पावर नेगेटिव है, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है, मींस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव पावर के साथ है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जो बन करके आएगा वो कैसा दिखेगा, ड्रॉ करूंगा। रिजल्ट जो बन करके आएगा वो ऐसा बन करके आएगा, टाइम टी इक्वल टू नेगेटिव्स पर ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी की कुछ वैल्यूज हैं बट डेल टी का वैल्यू 0 है। टाइम पॉजिटिव्स पर भी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी की कुछ वैल्यूज हैं, हालांकि इससे कम है, लेकिन डेल्टा का वैल्यू 0 है। तो इन 0 के साथ मल्टीपल होकर रिजल्ट तो 0 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट यहाँ 0 आएगा। लेकिन टाइम t इक्वल टू 0 पर डेल टी की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि इनफाइनाइट है विद एरिया। अब यही डेल टी का जो भी यहाँ पर वैल्यू अपना मल्टीपल हो जाना चाहिए। अब ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी सिग्नल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसकी 0 पर जो वैल्यू होगी दैट विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस एस इंटू 0 मीन्स ई रेज़ टू पावर 0। किसी का भी पावर 0 करें दैट वैल्यू इज 1, सो ये वैल्यू बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय डेल टी मतलब डेल टी। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, नेगेटिव टाइम पर ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है। पॉजिटिव टाइम पे भी मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है, 0 रहेगा। और टाइम 0 पर डेल टी है और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। भाई इस टाइम पर आप मल्टीप्लाई करो तो इसी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो ना, इसके इधर क्या दिख रहा है उसके बाद में क्या दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है, समझ में आ गया। ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी में t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर 0 इज 1 से मल्टीप्लाई होकर मींस सेम डेल टी। तो आप इसका मतलब इसकी जगह ऐसा भी कह सकते हो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। हमने समझा ना डेल टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इज डेल टी। ठीक है, इसी चीज को आपके सिग्नल्स इतना ज्यादा यूज में आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसे भी समझ लेते हैं कि डेल टी को अगर कोई भी एक्स टी सिग्नल से, जरूरी नहीं है ई रेज़ टू पावर माइनस टी एस टी, मतलब ऐसा कोई सिग्नल हो, कोई सा भी टाइम डोमेन में सिग्नल हो, इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, डेल टी मल्टीप्लाई होगा जो भी एक्स टी जैसा भी सिग्नल दिख रहा हो एक्स टी, इसकी 0 पर जो वैल्यू वही तो मल्टीप्लाई होगी। तो इसको आप डेल टी मल्टीप्लाई बाय एक्स 0 बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे डेल टी मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ ना, ऐसे बाकी सब जगह पर कुछ वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 पर जो वैल्यू है वो है x की 0 पर वैल्यू x 0 ऐसा हो जाता है। और ऐसा हो जाता है तो आप इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी एक्स टी डी टी करेंगे तो क्या आएगा, आप समझ सकते हो, ये बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी मल्टीपल विद x 0 डी टी। अच्छा, अब थोड़ी सी ये नॉलेज आपको होगी कि कोई सिग्नल है, अगर ये कोई भी सिग्नल है, ये x का फंक्शन है मान लो y, इस y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, a से लेके b तक। बाकी हम मैथमेटिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस में ये चीज समझने वाले हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो चीज बता रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में। तो a से लेके b तक आप इस y को इंटीग्रेशन करते हैं, इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है ना, तो a से लेके b तक का एरिया अंडर द कर्व होता है। अगर ऐसे यहाँ पर मैं समझू डेल टी को इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक जो भी कर्व आ रहा है उसका एरिया अंडर द कर्व। नेगेटिव टाइम्स पे तो कोई कर्व ना ऊपर आ रहा ना नीचे आ रहा है 0, पॉजिटिव टाइम पर भी कुछ नहीं आ रहा 0, लेकिन इस टाइम पर आ रहा है और इसका एरिया अंडर द कर्व जो इसकी हाइट होती है वही बताती है ना, तो आप कहोगे दैट वैल्यू इज 1। लेकिन अगर ये डेल टी के बजाय डेल टी मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट एज 532, तो इसका मतलब ये इंपल्स उतनी हाइट तक का आ रहा होगा।
आप समझ सकते हैं ना, ये वाला इम्पल्स जो बनेगा डेल टी इंटू एक्स जीरो, वो एक्स जीरो की हाइट का इम्पल्स बनेगा, एक्स एट जीरो जो भी बनता है। तो आप इसका एरिया कहोगे तो इसका जो हाइट होती है वही तो एरिया बनता है, एक्स जीरो, ऐसा क्या। चलिए ये तो अलग बात हुई, आपके सिग्नल्स इतना यूज में आता है नहीं आता है, उसके हिसाब से आप इस पर फोकस करिएगा। बाकी मैं फॉर्मूले से डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख रहा हूँ तो बना रहा है, और रिलेशनशिप से भी हमने समझा था डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बना रहा है। चलिए तो कौन कौन से सिग्नल्स क्लियर हो गए हमारे। यूनिट स्टेप सिग्नल क्लियर हो गया। यूनिट स्टेप सिग्नल कैसा दिखता है समझ में आ गया हमें, क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसे समझ में आता है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्लियर हो गया। यूनिट इम्पल्स सिग्नल हमें समझ में आ गया। यूनिट इम्पल्स सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल का रिलेशनशिप भी समझ लिया है हमने, ठीक है। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों तरीके से हमें समझ में आ गया वन। तो अब आप ये भी माइंड में रखिएगा कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो होता है इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे दैट विल बी वन। अगर यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ कुछ मल्टीपल आ जाए, अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उसके साथ ही कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, के हो जाएगा। स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल कवर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।